हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आज हमारे जो भी रिमेनिंग अमेंडमेंट्स हैं विच इज़ एप्लीकेबल फॉर सितंबर 2026 एंड ऑनवर्ड्स, तो वो हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है, तो इसको इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, स्किप मत करिएगा। एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और मैं आपको गारंटी देती हूँ आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप कोई भी ये अमेंडमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको एकदम इजी लगेगा। इवन एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ये अमेंडमेंट्स इजी लगेंगे। तो चलते हैं फटाफट अपनी अमेंडमेंट्स की तरफ। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जाते हैं अमेंडमेंट्स जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हुआ है। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आई है, दैट इज़ रिगार्डिंग सेकेंडरी और पोस्ट सेल डिस्काउंट अंडर जीएसटी। तो पहले एक डाउट था कि आफ्टर सेल जो भी सेकेंडरी या डिस्काउंट दिया जाता है उस पर जीएसटी का क्या असर होगा, जीएसटी पर क्या असर पड़ेगा। वो डाउट को क्लियर करने के लिए ये क्लैरिफिकेशंस दी गई है। ठीक है, तो समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है एक, मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको ये क्लैरिफिकेशन समझाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए सप्लायर ने 1 लाख का माल बेचा और उस पर 18% जीएसटी लगाई। ठीक है, जीएसटी की अमाउंट हुई 18,000 और कुल इन्वॉइस बनी 1,18,000। अभी एक और ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सप्लायर ने आपको ईयर एंड में कुछ डिस्काउंट दिया। फॉर एग्जांपल आपको 10,000 का डिस्काउंट देता है। ठीक है, वो डिस्काउंट किस लिए देता है? कुछ भी कॉमर्शियल रीजंस की वजह से वो आपको डिस्काउंट दे सकता है। या इसमें ईयर एंड का डिस्काउंट आज आ गया, टर्नओवर डिस्काउंट आ गया, लॉयल्टी डिस्काउंट आ गया। ठीक है, प्राइस प्रोटेक्शंस की वजह से भी वो कई बार डिस्काउंट देते हैं, तो वो भी आ गया। देन गुडविल बिल्ड करने के लिए वो कई बार डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो भी आ गया। ऐसे कोई भी कॉमर्शियल रीजंस की वजह से वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, फॉर एग्जांपल 10,000 का। ठीक है, अभी ऐसे डिस्काउंट्स जब देते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट। तो उसके लिए वो क्या इश्यू करेगा? ऐसे डिस्काउंट के लिए वो इश्यू करेगा फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट। हमारे केस में क्या है, 10,000 का वो हमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो सप्लायर विल इश्यू फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट फॉर ₹10,000 फॉर द डिस्काउंट। यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी, इनवॉइस वैल्यू भी डिक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे सप्लायर ने कुछ नहीं किया, सिंपली 10,000 का डिस्काउंट दिया है, नथिंग एल्स। यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही और इनवॉइस वैल्यू भी कम नहीं हो रही। ठीक है, मोर ओवर वो अपने GSTR 1 में इसके रिगार्डिंग कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगा, GSTR 3B में जीएसटी लाइबिलिटी में कोई कमी नहीं आएगी। रिसिपिएंट मतलब कि आपने ख़रीदा है, फॉर एग्जांपल आपने ख़रीदा है, तो आपके GSTR 2B यानी कि जो परचेज़ की डिटेल्स जहाँ पे रहती है उसमें भी कोई बदलाव नहीं रहेगा। और मुझे रिसिपिएंट को, जिसने ख़रीदा है, उसको ITC रिवर्स नहीं करना पड़ेगा इन केस ऑफ इश्यू ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। ये आपको समझ में आ गया? तो क्रेडिट नोट हमारे पास दो रहती है। ये एक क्रेडिट नोट आ गई जो मैंने अभी आपको समझाई, दैट इज़ फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट। दूसरी एक क्रेडिट नोट है जो अंडर सेक्शन 34 सप्लायर इश्यू करता है, उसको हम बोलेंगे जीएसटी क्रेडिट। अच्छा, ये कब इश्यू करेगा? वो जब उसके पास गुड्स रिटर्न आएगा। ठीक है, समझ में आया? जब उसके पास गुड्स रिटर्न आएगा, तो हमारे एग्जांपल में फॉर एग्जांपल 20,000 का जो माल है, गुड्स है, वो रिटर्न आ रहा है। इन दिस केस सप्लायर इश्यू करेगा जीएसटी क्रेडिट नोट। ठीक है, तो अभी होगा क्या, 20,000 का माल वापस आ गया, सप्लायर ने जीएसटी क्रेडिट नोट जारी करेगा। अब टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी? 80,000, 20,000 की घट गई ना। ओके, और जीएसटी भी घट जाएगी, जो हो जाएगी 14,400। यानी सप्लायर की जीएसटी लाइबिलिटी 3,600 से कम हो गई।
इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट आएगा कहाँ पे आएगा? GSTR1 जो सप्लायर है वो अपनी GSTR1 में क्रेडिट नोट रिपोर्ट करेगा रिगार्डिंग दिस 20,000 गुड्स रिटर्न, ठीक है। प्लस GSTR3B में वो अपनी आउटपुट GST लाइबिलिटी जो पहले कितनी थी, 18,000 थी, ठीक है, उससे वो कम करेगा विथ अमाउंट ₹3,600 से कम हो जाएगी उसकी GST लाइबिलिटी। रिसिपिएंट पे क्या असर पड़ेगा? रिसिपिएंट के GSTR2B में, मतलब कि जो परचेसर है उसकी परचेस डिटेल्स में वो क्रेडिट नोट दिखाई जाएगी और रिसिपिएंट यानी कि परचेसर को 3,600 की ITC रिवर्स करनी पड़ेगी। आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट का एंड GST क्रेडिट नोट का? तो याद रखने की मैं आपको ट्रिक देती हूँ। अगर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है, इश्यू हो रहा है, देन नो GST इम्पैक्ट एट ऑल, नो GSTR1 रिपोर्टिंग, नो GSTR3B इफेक्ट, नो ITC रिवर्सल। GST क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34 अगर इश्यू हो रहा है, देन GSTR1 रिपोर्टिंग भी होगा, GSTR लाइबिलिटी रिड्यूस्ड भी होगी इन GSTR3B एंड रिसिपिएंट हैव टू रिवर्स द ITC। सिंपल, ईजी। तो ये फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको गारंटी देती हूँ इसका एक पॉइंट तो आपको एग्ज़ाम में आएगा ही। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अभी आप ना ये इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है आप जो अमेंडमेंट का वो आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट में। यहाँ पे अमेंडमेंट है इन द रूल 86B। तो वहाँ पे जो एक्सेप्शंस दिए हैं, जो रूल 86B के एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पे एक और एक्सेप्शंस ऐड करके दिया है, उतना ही अमेंडमेंट है। तो पहले हम ये 86B को पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं फटाफट से। तो रूल 86B को ब्रीफली अगर समझना हो तो मैं समझाती हूँ। रूल 86B क्या कहता है? रूल 86B कहता है कि अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की मंथली टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज़्यादा है तो वो अपनी आउटपुट GST लाइबिलिटी, जो उसको GST पे करना है सेल पे, उसका 99% से ज़्यादा ITC से पे नहीं कर सकता। मतलब कि उसको जो GST पे करना है उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो ITC मैक्सिमम कितने तक वो डिस्चार्ज कर सकता है थ्रू ITC? ओनली 99%, मतलब 100% वो डिस्चार्ज नहीं कर सकता। दिस इज़ द रूल ओनली फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी मंथली टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख से कम है, उनके लिए रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये 86B के एक्सेप्शंस में क्या है, कहाँ पे ऐसे क्या केसेस है जहाँ पे आप 100% GST लाइबिलिटी ITC से ही पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्लोज A है, दैट इज़ फॉर इनकम टैक्स एक्सेप्शंस। क्या है ये? अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोपराइटर है, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या किसी फर्म के कोई भी 2 पार्टनर, हाउ मेनी पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में हर साल, मतलब लास्ट एवरी 2 फाइनेंशियल ईयर्स हर साल ₹1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पे किया है तो उसको ये रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि वो अपनी 100% GST आउटपुट लाइबिलिटी किससे पे करेगा? अगर उसके पास ITC है अवेलेबल, सफिशिएंट है, तो वो उससे ही 100% पे करेगा, उसको ये 99 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स एक्सेप्शन आ गया। नेक्स्ट बी क्या कहता है? रिफंड ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाई। मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ज़ीरो रेटेड सप्लाई यानी एक्सपोर्ट, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट या SEZ सप्लाई भी आ गया उसमें, कि अनयूटिलाइज ITC का 1 लाख से ज़्यादा रिफंड मिला है, ठीक है, 1 लाख या तो ज़्यादा रिफंड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मिला है तो उसको भी ये रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि वो अगर इस साल में उसका डोमेस्टिक सेल हुआ है और उसके पास ITC पड़ी है,
ठीक है, तो वो उसको 100% यूज़ कर सकता है। उसको ये 99% वाला जो रूल है 86B वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ABC ट्रेडर्स एक एक्सपोर्टर है और उसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, ये कौन सा है, 26-27 है, 25-26 में उसने क्या किया है, उसने अनयूटिलाइज ITC जो था उसका ₹3.2 लाख उसने क्या किया है, रिफंड लिया है लास्ट ईयर। तो दिस ईयर क्योंकि वो रिफंड 1 लाख से ज़्यादा है, रूल 86B दिस ईयर विल नॉट अप्लाई। इसलिए वो अपनी 100% GST लाइबिलिटी जो उसने डोमेस्टिक जो यहाँ पे सेल किया है उसके लिए जो भी उसको GST लाइबिलिटी पे करनी आएगी वो उसको 100% किससे डिस्चार्ज करेगा, ITC से डिस्चार्ज कर सकता है। उसके लिए वो ITC यूटिलाइज कर सकता है, नथिंग एल्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो BB हो गया। देन क्लोज C क्या कहता है, रिफंड ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अच्छा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स क्या है, आपको पता होगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में क्या, जब इनपुट्स पे जो इनपुट है उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज़ हायर देन द टैक्स रेट ऑन आउटवर्ड सप्लाई। फॉर एग्जांपल आउटवर्ड सप्लाई पर रेट होता है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए 5%, ठीक है, और उसके लिए जो आप इनपुट्स ले रहे हैं वो इनपुट्स गुड्स में आ गए या सर्विस में आ गए, जो भी इनपुट्स आप ले रहे हैं उस पर आपने पे की है GST 12%, तो विच इज़ हायर देन द आउटवर्ड टैक्स रेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिनको जो इस इन्वर्टेड ड्यूटी के स्ट्रक्चर में आते हैं, तो ऐसे पर्सन को प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से, ऐसी सिस्टम की वजह से उसको 1 लाख से ज़्यादा रिफंड मिला है। अगेन यहाँ पे अमाउंट है 1 लाख से ज़्यादा रिफंड मिला है इन द प्रीवियस ईयर, तो उसको भी दिस ईयर 86B रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का उसको बेनिफिट मिलेगा और बेनिफिट भी मिलेगा, और क्या है कि उसने मिली है, उसको क्या मिली है, 1 लाख से ज़्यादा रिफ़ंड मिली है इन द प्रीवियस ईयर। ये कंडीशन है, अगर उसको रिफ़ंड नहीं मिली है लास्ट ईयर तो उसके लिए भी ये रूल अप्लाई होगा। बट उसको लास्ट ईयर रिफ़ंड मिली है, मतलब कि उसकी जो भी परचेस वो जेन्युइन है और वो जो है वो लो रिस्क कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इन दिस केस उसको ये रूल अप्लाई नहीं होगा। वो अपनी पूरी जो आउटपुट GST लाइबिलिटी है उसको वो ITC यूज़ करके पे कर सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, ABC मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल 1 लाख का 18% GST के साथ परचेस किया, यानी ITC उसको मिला 18,000। उसने फिनिश गुड्स 1.5 लाख के 5% GST पर सेल किए, तो आउटपुट GST सिर्फ 7,500 बना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस ITC की वजह से कंपनी को प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, 1,50,000 का रिफंड मिला। क्योंकि रिफंड 1 लाख से ज़्यादा है, रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए कंपनी पूरी GST लाइबिलिटी किससे पे करेगी, ITC से पे कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्लोज D, दैट इज़ फॉर सफिशिएंट केस पेमेंट। ओके, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइनेंशियल ईयर के रिलेवेंट मंथ तक अपनी क्यूमुलेटिव आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का 1% से ज़्यादा अमाउंट पहले ही इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर यानी कि केस के थ्रू पे कर दिया है, तो रूल 86 अप्लाई नहीं होगा। सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ABC ट्रेडर्स का करंट मंथ यानी कि सितंबर है, अप्रैल से सितंबर तक क्यूमुलेटिव आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो रही है, अप्रैल टू सितंबर उसकी क्यूमुलेटिव हर की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो रही है 20 लाख। इसका 1% बनता है 20,000। अब मान लीजिए ABC ट्रेडर्स ने अप्रैल से सितंबर तक, और नॉर्मली करते हैं ऐसे, क्या करते हैं कि जो GST लाइबिलिटी आती है ना उसका थोड़ा ज़्यादा ही है ना, सप्लायर जो रहता है पेयर रहते हैं वो पे कर देते हैं। तो अभी ABC ट्रेडर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स में उसने 25,000 ही GST पे कर दिया। क्योंकि कैश पेमेंट 20,000 से ज़्यादा यानी 1% थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर चुकी है, इसीलिए रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। अब कंपनी पूरी GST लाइबिलिटी ITC से पे कर सकती है। एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन उसी मंथ से नहीं बल्कि
अगले मंथ से एप्लीकेबल होता है जिस मंथ में 1% केस पेमेंट का थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है। सिंपल, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी है, क्यूमुलेटिव जो भी लाइबिलिटी बनती है उससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में पे कर दिया है अमाउंट, देन उसको भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्लोज है हमारा ई, गवर्नमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी और स्टेच्यूटरी बॉडी, इनके लिए है ये। तो रूल 86 भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टेच्यूटरी बॉडी पर अप्लाई नहीं होता। मान लीजिए एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक लोकल अथॉरिटी है, उसकी मंथली आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 10 लाख है और उसके पास 10 लाख क्या पड़ा है, आरटीसी पड़ी है। क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है, लोकल अथॉरिटी है, तो उसको ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सिंपल, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए ये कोई रूल अप्लाई नहीं होते, इसीलिए वो पूरे जीएसटी लायबिलिटी कैसे पे कर सकते हैं, आरटीसी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्लोज डी का, अगर क्यूमुलेटिव आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1% से ज़्यादा केस पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी, तो नेक्स्ट मंथ से वो 86B अप्लाई नहीं होगा। मतलब नेक्स्ट मंथ से वो 100% आईटीसी से ही डिस्चार्ज करेगा अपनी जीएसटी लायबिलिटी। क्लोज ए क्या बोलता है कि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, स्टेट्यूटरी बॉडीज़ हैं, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी, वो सब के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अब याद रखिए, अगर क्लोज ए से ई तक कोई भी एक्सेप्शन सेटिस्फाई हो जाता है तो रूल 86B की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी और टैक्स पेयर अपनी एंटायर जीएसटी लायबिलिटी आईटीसी के थ्रू डिस्चार्ज कर सकता है। अब बात करते हैं हमारे न्यू एक्सेप्शन की। ओके, क्या है ये? अमेंडमेंट है रूल 86B में जो नया क्लोज आया है एफ। ये एक्सेप्शन सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, याद रखिएगा, ये मैन्युफैक्चर को के लिए नहीं है, ये नॉन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो मैन्युफैक्चर नहीं है और वो रूल 31D में स्पेसिफाइड गुड्स, अच्छा ये रूल 31 में कौन कौन से स्पेसिफाइड गुड्स है, सारे गंदे गंदे जो गुड्स हैं, जैसे पान मसाला, टोबैको, सिगरेट, सिगार, ऐसे कुछ भी है, स्मोकिंग मिक्सचर्स है, च्यूइंग टोबैको है, ऐसे कोई भी गुड्स है, वो उसमें क्या करता है, वो उसका डीलर है, ठीक है, उसमें बिजनेस करता है। तो ऐसे कोई स्पेसिफाइड गुड्स का वो बिजनेस करता है और उन गुड्स पर सप्लायर ने जीएसटी रिटेल सेल प्राइस यानी आरएसपी बेसिस पर पे किया। ऐसे जो गुड्स रहता है ना, उस पर जो जीएसटी पे की जाती है ना, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं होती, वो एमआरपी पे होती है। उसको बोलते हैं रिटेल सेल प्राइस। जो बॉक्स होता है, फॉर एग्जांपल टोबैको का पैकेट है, उस पर जो एमआरपी लिखी जाती है ना, फॉर एग्जांपल 200 रुपये का है, तो वो वहाँ पे जीएसटी 200 रुपये पे करता है, ठीक है। भले ही वो उसको मैन्युफैक्चरर से वो फॉर एग्जांपल 170 रुपीज़ में मिला है, 200 में से नहीं, 170 में से में, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली क्या होनी चाहिए, 170 पर जीएसटी पे होना चाहिए। बट ये सारी चीज़ है ना, जो गुड्स दैट इज़ स्पेसिफाइड गुड्स एज पर रूल 31D, ये सारी स्पेसिफाइड गुड्स पे आरएसपी बेसिस पर ही जीएसटी पे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में भी 86B अप्लाई नहीं होगा अभी। बट ऑब्वियस है ना, उसने कितनी ज़्यादा पे करी है, मैन्युफैक्चरर ने उसको 170 की अमाउंट पर बेचा है पैकेट, फॉर एग्जांपल 1 पैकेट, ठीक है, और उसकी एमआरपी है 200, तो उसने पहले से ही 200 जैसी ज़्यादा अमाउंट पे उसने क्या किया है, जीएसटी पे किया है। तो बट ऑब्वियसली उसको अभी ये रूल 86B अप्लाई नहीं होगा, उसको वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है और आप रूल 31D के गुड्स बेचते हैं जिनके ऊपर सप्लायर ने क्या किया है, आरएसपी बेसिस पर जीएसटी पे किया है, तो 1% केस पेमेंट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे कौन कौन से गुड्स है मैंने आपको बता दी है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए XYZ ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो पान मसाला सेल करता है जो रूल 31D के अंडर आता है, ठीक है। सप्लायर ने इन गुड्स पर आरएसपी बेसिस पे पहले ही क्या किया है, एट द टाइम ऑफ परचेस उसने क्या किया है, जीएसटी पे कर दिया है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। XYZ ट्रेडर्स की मंथली टैक्सेबल सप्लाई ₹1 करोड़ है, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी हुई 18 लाख और आईटीसी भी उसके पास पड़ी है फॉर एग्जांपल 18 लाख। तो नॉर्मली 86B के हिसाब से XYZ ट्रेडर्स को कम से कम 1% यानी 18,000 केस पेमेंट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि XYZ ट्रेडर
मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो 31D के अंडर जाने वाली जो गुड्स है वो सप्लाई कर रहा है, और उसने ऑलरेडी RSP बेसिस पर GST पे कर दिया है टू द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ परचेज, इसीलिए रूल 86 भी अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। और XYZ ट्रेडर्स पूरे 18 लाख की GST लाइबिलिटी सिर्फ ITC से डिस्चार्ज कर सकता है, 1% केस पेमेंट की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, की पॉइंट क्या है यहाँ पे याद रखिए, ये एक्सेप्शन सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो क्लोज F का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। और ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आएगा ही, आप लिख लीजिए, ये एक पॉइंट का आपको क्वेश्चन आएगा ही। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अमेंडमेंट जो हुआ चैप्टर 9 रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे 2 रूल आए हैं, रूल 9A और रूल 14A, ठीक है, दैट इज़ रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले रूल 9A क्या है वो देखते हैं। तो रूल 9A एक नया रूल है, दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 नवंबर 2025। ओके, तो वो ये एक्चुअली हो गया है, ठीक है, तो ये 1 नवंबर 2025 से इफ़ेक्टिव हो चुका है। इस रूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आया है, तो ये आया है जो लो रिस्क एप्लीकेंट है ना, जो लो रिस्क एप्लीकेंट है, जो फ्रॉड कम कर सकते हैं या तो फ्रॉड करने के चांसेस जिन एप्लीकेंट के लिए बहुत कम है या ज़ीरो है, उनको जल्दी जल्दी क्या कर देना, GST रजिस्ट्रेशन दे देना। तो अगर GST पोर्टल किसी एप्लीकेंट को कोई एप्लीकेशन आई, उसको GST सिस्टम क्या करेगा, डेटा एनालाइज करेगा, उसको रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे जो भी फीड किए गए रिस्क पैरामीटर्स है, जो हमारे GST सिस्टम में जो फीड किए गए होंगे रिस्क पैरामीटर, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि ये जो एप्लीकेंट है वो लो रिस्क है या नहीं। अगर वो लो रिस्क आइडेंटिफाइड हो गया तो उसको GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट होने की डेट से विदिन 3 वर्किंग डेज दे दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सबसे पहले एप्लीकेंट GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, और अप्लाई कैसे कर सकता है भाई, रूल 8 के अंडर भी कर सकता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। रूल 12 क्या कहता है कि भाई कोई है कोई कोई टैक्स पेयर है, उसको TDS TCS डिडक्टेड भी है, मतलब कि उसको TDS TCS कट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है फॉर एज पर द लॉ, तो वो अगर एप्लीकेशन करता है तो। और रूल 17 के अंडर UIN एप्लीकेटर जो है, तो UIN एप्लीकेशंस पर भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये किस किस को एप्लीकेबल होगा वो हमने देख लिया, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए, TDS TCS डिडक्टर्स या कलेक्टर के लिए, और रूल 17 के अंडर UIN एप्लीकेशंस के लिए। नाउ रिस्क असेसमेंट कैसे होगा, एप्लीकेशन सबमिट होते ही GST पोर्टल एप्लीकेंट का डेटा एनालाइज करता है और प्री डिफाइंड रिस्क पैरामीटर अप्लाई करता है। अगर एप्लीकेंट लो रिस्क कैटेगरी में आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन फास्ट ट्रैक पे मोड पे चला जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन स्टेप 3 में हो जाएगा अगर वो लो रिस्क आइडेंटिफाइड हो गया। सिंपल, तो ये 3 स्टेप्स होंगे सिस्टम में ही, और GST रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज में ऑटोमेटिकली GST रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। तो ये खाली याद रखना है यहाँ पे कि वो एप्लीकेंट हो वो क्या होना चाहिए, लो रिस्क में आइडेंटिफाइड होना चाहिए एज पर द GST सिस्टम और GST पोर्टल, ठीक है, सिंपल। तो अभी रूल देखते हैं 14 है इज़ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। अगर स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उसकी क्राइटेरिया है किसको स्मॉल टैक्स पेयर्स माना जाएगा, वो हम डिस्कस करते हैं। बट जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है उसको GST रजिस्ट्रेशन विदिन 3 वर्किंग डेज ग्रांट हो जाएगा अंडर रूल 14A, ठीक है। अभी कौन है स्मॉल टैक्स पेयर वो हम डिस्कस करते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या, क्राइटेरिया क्या है, तो रूल 14A का ऑप्शन तभी अवेलेबल होगा जब 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होगी। तो पहली कंडीशन है एप्लीकेंट ने रूल 18 के अंडर नॉर्मल GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, रूल 18 आया यहाँ पे, मतलब कि वो कोई दूसरे रूल के अंडर अगर वो एप्लीकेशन करता है तो उसको ये
14A रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो रूल 8 यानी कि नॉर्मल GST रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है रजिस्टर्ड पर्सन को की गई B2B सप्लाई पर, ठीक है, B2B सप्लाईज पर मंथली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी B2B सप्लाईज पर मंथली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ सेकंड कंडीशन। ओके, और ये जो 2.5 लाख की लिमिट है उसमें CGST, SGST या तो फिर UTGST, IGST और कंपनसेशन से सब इंक्लूड हो गया, तो 2.5 लाख की लिमिट में ये सब इंक्लूड हो जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन है एप्लीकेंट का आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन है, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो ये उसको रूल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसकी जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको वो फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, मोर ओवर इस ऑप्शन के अंदर एक पैन के अगेंस्ट एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक ही GST रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है, मतलब कि यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन का भी उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोविज़न रूल 11 जो था उसको ओवरराइड करता है। जो नॉर्मली मल्टीपल प्लेसेस के लिए एक ही स्टेट में अगर हम हैं और मल्टीपल प्लेस पे हम बिज़नेस कर रहे हैं तो अलग अलग पहले जो GST रजिस्ट्रेशन लगता था वो अभी नहीं लगेगा। तो जो रूल 11 था ना, जो अलग अलग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसको ये ओवरराइड करता है दिस रूल 14A। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है टैक्स पेयर्स को। ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कैसे होगा, तो अगर आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद तो कॉमन GST पोर्टल एप्लीकेशन प्रोसेस कर देगा और विदिन 3 वर्किंग डेज उसको GST रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। सिंपल। ओके, अभी किसी टैक्स पेयर को इस ऑप्शन में से विड्रॉ करना है। ठीक है, विड्रॉ कब करेगा, विड्रॉ अगर करना है फॉर एग्जांपल तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन बाद में इसी ऑप्शन से बाहर आना चाहता है तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में वो विड्रॉवल एप्लीकेशंस फिल कर देगा। ठीक है, तो उसको ये विड्रॉवल एप्लीकेशंस फिल करनी पड़ेगी। लेकिन विड्रॉवल तभी अलाउ होगा कि नहीं, तो तभी अलाउ होगा जब रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट से विड्रॉवल एप्लीकेशन की डेट तक सारे GST रिटर्न्स फाइल किए गए होंगे। ओके, तो ये क्या है, प्री रिक्वेस्ट क्या है कि रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट से विड्रॉवल तक जो सारे पेंडिंग GST रिटर्न हो वो फाइल किए होने चाहिए। सेक्शन 29 के अंडर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट ना हो भी हो, ये भी एक कंडीशन है। क्या हो है, वो विड्रॉ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले तो वहाँ तक के सारे GST रिटर्न कंप्लीट होने चाहिए और सेक्शन 29 के कोई भी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट इनिशिएट ना हो भी हो तो ही वो एप्लीकेशन कर सकता है फॉर द विड्रॉवल। अभी वेरिफिकेशन वो विड्रॉवल कैसे होगा, तो विड्रॉवल एप्लीकेशंस के टाइम GST पोर्टल आधार ऑथेंटिकेशंस करेगा, एप्लीकेंट का फोटोग्राफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और रिस्क एनालिसिस भी कर सकता है। ठीक है, उसके बेसिस पे वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर ऑफिसर या तो विड्रॉवल एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा या तो कंडीशन सेटिस्फाई ना होने पर क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अभी इफेक्ट ऑफ विड्रॉवल क्या होगा, इफेक्ट ऑफ विड्रॉवल ये होगा, अगर विड्रॉवल अप्रूव हो गया और हो जाने के बाद अगर टैक्स पेयर की रजिस्टर्ड पर्सन्स को की गई B2B सप्लाईज, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन ने B2B सप्लाईज पर मंथली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से एक्सीड हो गई, मतलब एक्सीड कर दी, तो वो विड्रॉवल ऑर्डर इश्यू होने के अगले मंथ के फर्स्ट डे से अपने टैक्स लाइबिलिटी की डिटेल्स फर्निश कर सकता है। ठीक है, तो विड्रॉवल होने के बाद क्या कर सकता है, वो 2 जो कंडीशंस थी 14A रूल के अंडर कि 2.5 लाख से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो अभी वो क्या कर सकता है कि वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से 2.5 लाख से एक्सिड कर सकता है। बट कब कर सकता है वो, नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगले मंथ से, जो जिस मंथ में उसको ऑर्डर पास हुआ विड्रॉवल का उसकी नेक्स्ट मंथ से कि फर्स्ट डे से वो अपनी लाइबिलिटी फर्निश कर सकता है विच इज़ एक्सीडिंग 2.5 लाख। लेकिन एक बार विड्रॉवल अप्रूव हो गया तो टैक्स पेयर विड्रॉवल ऑर्डर इश्यू होने वाले मंथ के फर्स्ट डे से पहले की पीरियड के लिए रूल 14A का ऑप्शन
दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। सिंपल। अगर उसकी विड्रॉवल अप्रूवल हो गई तो उसके प्रीवियस डेज, मतलब कि जो विड्रॉवल ऑर्डर हुई है जिस मंथ में, उसके फर्स्ट डे से पहले की पीरियड के लिए वो रूल 14A का ऑप्शन दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। और अगर विड्रॉवल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग हो जाती है तो प्रॉपर ऑफिसर विड्रॉवल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और डीम्ड अप्रूवल का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो डीम्ड अप्रूवल मतलब कि वो कुछ लिमिट के बाद अगर वो प्रॉपर ऑफिसर ये एप्लीकेशंस को रिजेक्ट या तो अप्रूव नहीं करता है तो वो डीम्ड अप्रूवल मानी जाती है। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जब विड्रॉवल एप्लीकेशंस फाइल करने के बाद रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया है, उसके अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो प्रॉपर ऑफिसर उसकी जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल का जो बेनिफिट है उसको नहीं मिलेगा। सिंपल, ठीक है। चेंज इन पर्टिकुलर्स, अगर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन में चेंज होता है तो विड्रॉवल एप्लीकेशन फाइल करने से पहले उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ABC एंटरप्राइज को रूल 8 के अंडर GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उसकी मंथली B2B आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज़ है और आधार ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्योंकि रूल 14A की सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, ABC एंटरप्राइज को GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 वर्किंग डेज में इलेक्ट्रॉनिकली क्या किया जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलेगा स्मॉल टैक्स पेयर्स को जिनकी क्या है, जिनकी B2B GST लाइबिलिटी से ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये भी बहुत अच्छा रूल आया है क्योंकि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है उनको भी ये जो GST रजिस्ट्रेशन की जो लंबी प्रोसीजर है उनमें से उनको पास आउट करने की ज़रूरत नहीं। उनको 3 दिन में क्या होगा, 3 वर्किंग डेज में उनको GST रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, नया रूल है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे एक एग्ज़ाम टिप दी है। रूल 9 इज़ लो रिस्क एप्लीकेंट। 9A किसके लिए है, जो लो रिस्क एप्लीकेंट है, और 14A किसके लिए है, जो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन फॉर एलिजिबल स्मॉल टैक्स पेयर जिनका B2B टैक्स लाइबिलिटी अप टू क्या है, 2.5 लाख पर मंथ है। तो सिंपल, 9A इज़ फॉर लो रिस्क एप्लीकेंट और 14A है जो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए रजिस्ट्रेशंस की क्या है, स्पेशल प्रोविज़न है। नेक्स्ट है चैप्टर 14 के अंदर अमेंडमेंट, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो यहाँ पे आपको ई-कॉमर्स ऑपरेटर दिखाई देगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ पे क्यों रखा है समझते। GST में ई-कॉमर्स ऑपरेटर यानी ECO के 2 अलग रोल्स होते हैं। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, मैंने अपना वीडियो भी रखा है, आप वीडियो वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, विच इज़ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जिसको गवर्न करता है ECO को। तो एक है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, और दूसरा है सेक्शन 52। इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इनका कंपैरिजन ज़रूर पूछा जाता है और इस बार ज़रूर आएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है ECO पेज GST। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 सिर्फ नोटिफाइड सर्विस के लिए है। वहाँ पे नोटिफाइड सर्विसेज पर अगर कोई ECO के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो नोटिफाइड सर्विसेज है, इन दैट केस हमने देखा था कि ECO GST पे करेगा, ठीक है। तो इस सेक्शन में GST पे करने की लाइबिलिटी सप्लायर से शिफ्ट होकर कहाँ पे जाती है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर आ जाती है, वो हमने देखा है, बट दैट इज़ ओनली फॉर द नोटिफाइड सर्विसेज, ठीक है। तो मतलब सर्विस सप्लाईज GST पे नहीं करेगा बल्कि ECO गवर्नमेंट को GST पे करेगा, ठीक है। इसकी डिटेल हमने एग्जाम्पल के साथ पूरा हमने ये समझा है ऑलरेडी। अभी देखते हैं सेक्शन 52 क्या कहता है। तो सेक्शन 52 कहता है TCS बाय ECO। अभी ये कभी आएगा,
ये सेक्शन उन सप्लायर्स पर अप्लाई होगी जहाँ सेक्शन 9(5) के अंडर कवर नहीं होगी, मतलब कि नॉन स्पेसिफाइड सप्लाईज एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो जो सप्लाईज सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में नहीं दी गई है, वो अगर ECO के थ्रू सप्लाई की जा रही है तो वहाँ पे सेक्शन 52 आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे ECO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने की। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। पार्लर सर्विसेज है, ठीक है, कोई पार्लर सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू ECO अर्बन क्लैब के थ्रू फॉर एग्जांपल, तो पार्लर सर्विसेज नॉन स्पेसिफाइड एज पर 9 सबसेक्शन 5 नॉन स्पेसिफाइड है, वहाँ पे नहीं आ रही थी ये पार्लर सर्विसेज। ठीक है, तो इन दिस केस सेक्शन 52 इसको देखेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ECO क्या करेगा, ECO GST पे नहीं करेगा, GST पे करेगा सप्लायर। मैं पार्लर वाली हूँ फॉर एग्जांपल, तो पार्लर वाली हूँ मैं, अर्बन क्लैब के थ्रू सर्विसेज देती हूँ कस्टमर्स को, तो यहाँ पे अर्बन क्लैब नहीं GST पे करेगी, मैं पे कर रही हूँ, क्योंकि पार्लर सर्विसेज स्पेसिफाइड सर्विस नहीं है इस पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। क्लियर हुआ इतना? तो ECO का क्या रोल होगा, तो ECO TCS कलेक्ट करेगा, इसीलिए ये यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है। ठीक है, तो TCS कलेक्ट करेगा ECO। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रोहित अमेजोन के थ्रू शूज़ बेचता है, शूज़ की सेल वैल्यू है 1000 प्लस GST। कस्टमर पेमेंट किसको करेगा, ऑब्वियसली अमेजोन को पे करेगा। अमेजोन क्या करेगा, रोहित को, ठीक है, रोहित को पेमेंट देगा शूज़ के लिए। तो पेमेंट रिलीज़ करने से पहले वो 0.5% TCS रहता है, यहाँ पे 0.5% TCS नेट टैक्सेबल सप्लाई पर कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देता है। तो यहाँ पे ECO GST पे नहीं करेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू सेलर वो TCS कलेक्ट करेगा 0.5% और वो गवर्नमेंट को पे करेगा। बाकी का जो अमाउंट रहता है वो रोहित को ट्रांसफ़र कर देगा अमेज़ोन। ठीक है, तो GST यहाँ पे GST पे करने की लाइबिलिटी अल्टीमेटली रोहित पे है, अमेज़ोन पे नहीं। यानी सेक्शन 52 में लाइबिलिटी सप्लायर के पास ही रहती है, ECO सिर्फ क्या करेगा, TCS कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें नोटिफाइड सर्विसेज को रखा है, और हमने देखा था 9(5) में एक और सर्विस ऐड की गई है, दैट इज़ बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। तो ये ऐसी कोई सर्विस है, उसको गवर्न करेगी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। यहाँ पे ये TDS TCS में नहीं आएगा, TCS कलेक्ट नहीं होगा उस सर्विस पे भी। समझ में आ गया? चलो, तो आपको यहाँ पे याद इतना रखना है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है तो ECO इज़ द टैक्स पेयर, GST लाइबिलिटी शिफ्ट टू ECO। अगर सेक्शन 52 है तो ECO इज़ द टैक्स कलेक्टर और सप्लाई रिमेन्स द टैक्स पेयर। ओके, सप्लायर रिमेन्स द टैक्स पेयर, ECO ओनली कलेक्ट्स द TCS। नेक्स्ट एंड लास्ट जो अमेंडमेंट है इन चैप्टर 15 रिटर्न्स। ओके, दिस इज़ रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न के लिए एग्जेम्पशंस इस अमेंडमेंट के थ्रू दिया है। तो सबसे पहले ये अमेंडमेंट नोटिफिकेशंस के थ्रू आया है, नोटिफिकेशंस विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 17 सितंबर 2025। ठीक है, तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, 2 करोड़ या उससे कम है, तो उसको एनुअल रिटर्न यानी GSTR 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो किसी भी ईयर में विच इज़ आफ्टर 24-25 उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उसको GSTR 9 फाइल करने की जिम्मेदारी नहीं है, उसको यहाँ पे एग्जेम्पशंस मिल गया। तो सबसे पहले याद क्या रखना है कि अमेंडमेंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स है, एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन्स को GSTR 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, अच्छा, ये एग्जेम्पशंस ओनली फॉर द एनुअल रिटर्न यानी ना GSTR 9 के लिए है, और कोई GSTR 1, 3B और किसी भी GSTR के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 2 करोड़ और लेस है, तो 2 करोड़ और लेस आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, देन देयर इज़ नो GSTR 9 फाइलिंग रिक्वायर्ड।